भजन लाल जी, आपको 2 वर्ष पूरे हो गए मुख्यमंत्री बने हुए जी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। आप मृदुभाषी हैं, आप गिरिराज जी के भक्त हैं, आप फिटनेस फ्रीकी हैं। मुझे अभी पता चला कि आपने 14-15 किलो वजन भी कम कर लिया है अपना। राजनीतिक कद बढ़ा है, वजन बढ़ा है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2 साल होते होते आपके प्रतिद्वंदी आपको अब अजात शत्रु कहने लगे हैं। अब जो पहले बातें होती थी कि नहीं भजन लाल जी ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है, बदलाव होगा, ये होगा, अब वो प्रतिद्वंदी आपकी तारीफ करने लगे। अभी मैंने सुना पिछले हफ्ते ही किसी मंच पे आपकी जबरदस्त आपके प्रतिद्वंदियों ने तारीफ की। तो 2 साल में ये करिश्मा कैसे हुआ? देखिए भदौरिया जी, सबसे पहले तो मैं आज शेखावाटी के इस बहुत ही सुंदर हवेलियों का हमारा ये नवम है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वो कस्बा है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये कस्बा हमें उस विरासत का ध्यान दिलाता है। आप इस कस्बे में पधारे हैं और आपके साथ हमारे सभी आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान का एक सेवक होने के नाते मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने कहा कि 2 साल के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, सरकार का दायित्व बनता है कि वो जनता के बीच में जाकर के अपना हर साल का जो हिसाब है वो जनता के बीच में जाकर के देना चाहिए, क्योंकि असली मालिक तो जनता है। हमको तो एक सेवक के रूप में उन्होंने चुना है। इसलिए जब 1 साल हुआ था तो 1 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो हमने काम किए थे उनको लेकर के हम जनता के बीच में गए। अब हमें 2 साल हुए हैं, तो 2 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। हम जनता के बीच में लेकर के उन कामों को जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि जो हमने चुनाव के समय जनता से जो वायदे किए थे, संकल्प पत्र में जो विषय हमने दिए थे, आज मैं आपके सामने कह सकता हूं कि उनमें से 70% काम हमने पूरे किए हैं। काम पूरे हुए हैं या बड़े काम है तो हमारी प्रगति पर चल रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता जिस संकल्प पत्र के साथ हम गए थे, उस संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमने जो 2 साल में काम किए हैं, जनता से किए हुए वादे पर हमने लगभग पूरा किया है। मुख्यमंत्री जी, अभी फिल्म प्रमोशन पॉलिसी रिलीज हुई है। बहुत हम सबको वो गाना याद है देवानंद और वहीदा रहमान का, और उसके बाद में कई बड़े हस्तियां आई हैं, कई फिल्में राजस्थान में शूट हुई हैं। तो क्या नजरिया है सरकार का, किस तरह से सरकार यहाँ पर फिल्म प्रमोशन पॉलिसी की बेसिकली मुख्य बिंदु क्या है? देखिए हर्षा जी, वैसे तो हमने जो हम नीति लेकर के आए हैं, लगभग 28 के लगभग नीति हमारी इस 2 साल में हम लेकर के आए हैं। वो विभिन्न नीतियां हैं जो राजस्थान के लिए आवश्यक है, वो जनता के लिए भी आवश्यक है, सरकार के लिए भी आवश्यक है। आपने देखा है कि पहले जो सरकारें होती थी
वो चेहरा देख करके काम करती थी, हम नीति बना करके काम करते हैं। राजस्थान, जैसा मैंने आपसे कहा, ये विरासत है। राजस्थान वो प्रदेश है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और कमी थी तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की, कमी थी तो एक विजन की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे शेखावाटी का जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जो पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से देश और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हमारे सेठ हैं, चाहे सिंगानिया हो, डालमिया हो, मित्तल हो, अग्रवाल हो, अधिकतर जितने भी हैं वो सभी शेखावाटी के हैं। और उन्होंने देखा है कि आप अगर थोड़ा घूम करके देखेंगे, मैं आया था, मैंने सभी शेखावाटी के क्षेत्र का मैंने दौरा किया, मैंने ये हवेलियां देखी। कई हवेलियां तो अच्छी सुंदर मेंटेन हो रही हैं, लेकिन कई हवेलियां हमारी हैं। तो हमने सबसे पहले उन हवेलियों के तोड़ने फोड़ने पर हमने पाबंदी लगाई थी। हमने उन सभी ओनरों को बात की जो इनके ओनर हैं, हमने उनके मालिकों से भी बात की कि यह धरोहर है, इसमें हमारे पुरखों का पसीना है, इसमें हमारे उन पुरखों की वो मेहनत है, उनकी वो आस है। आप एक एक झरोका इस हवेली के अंदर देखेंगे तो उन्होंने किसी उत्साह और उमंग के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने एक एक झरोका इसमें छोड़ा है। किस तरह से उन्होंने बनाई है, ये हमारी विरासत है। हमने 662 हवेलियों को संरक्षित किया है और उनको हमने चिन्हित किया है, जिससे हमारा ये क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े। और इसीलिए हम फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लेकर के आए हैं। आपने कई फिल्मों का जिक्र किया है, मेरे से भी कई फिल्मी स्टार मिलने आते हैं और खुशी मुझे इस बात की होती है जब वो ये कहते हैं कि फिल्म शूटिंग के लिए राजस्थान से अच्छा और कोई स्थान नहीं है, तो मन में प्रसन्नता होती है। और इसलिए आज भी एनडीटीवी के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूं और आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा भदौरिया जी, अगर नहीं देखा है तो आप एक दिन दो दिन रुक करके जाइए और शेखावाटी की हवेलियों को जरूर देखिएगा। आपके मन में बिल्कुल प्रसन्नता आएगी और आप भी किसी ना किसी को यहाँ निश्चित रूप से भेजेंगे। तो हम ये इसलिए ये नीति लेकर के हम आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने कहा इसमें जो प्रोत्साहन राशि है फिल्म निर्माण के लिए 1 करोड़ प्लस व्यय है। कई राज्य ऐसे हैं जो 5 करोड़ से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिल्म मेकर आपके राज्य में क्यों आएगा? देखिए, अभी अभी हम पहली बार हम इस नीति को लेकर के आए हैं। इसमें जो आवश्यकता होगी समय के अनुसार निर्णय लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने हवेलियों का जिक्र किया, आपने शेखावटी के व्यवसायी सोच का जिक्र किया, लेकिन जो व्यवसायी बड़े बने शेखावटी से, वो निकल कर बने, अब उनको वापस कैसे लाएंगे? वापस जड़ों से जोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या है प्लान आपका? देखिए, पिछली बार सरकार के पहली साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया था। उसमें हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिला और हमने जब 9, 10, 11 दिसंबर को हमारा राइजिंग राजस्थान था, 10 दिसंबर को हमारा प्रवासी सम्मेलन था, उसमें हमारे प्रवासी भाई आए हुए थे। हमने उसी 10 दिसंबर को घोषणा की थी कि 10 दिसंबर को हमेशा हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी जो 10 दिसंबर को हमारा प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ है, उसमें पहले हमें 3,000, 3,500 से हमने प्रारंभ किया और हमारा रजिस्ट्रेशन उसमें 9,000 से ऊपर हुआ। और उन सभी हमारे प्रवासी भाई हैं, हमने पहले 24 चैप्टर बनाए थे,
और इसी 10 दिसंबर को हमने वो बढ़ा करके 40 कर दिए। लेकिन लगातार चाहे देश हो चाहे दुनिया के अन्य देश हो, हमारे देश के प्रदेश हमने चैप्टर बनाए और अन्य देश भी उसमें हमने चैप्टर में शामिल किए हैं। लेकिन आज भी उनकी मांग आ रही है जो रह गए हैं कि हमें भी इस चैप्टर में शामिल करिए, हमें भी इस चैप्टर में शामिल करिए। लगातार हमारे पास उसकी डिमांड भी आ रही है और हमने स्थायी रूप से प्रवासी सम्मेलन जो हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे प्रवासी भाइयों के लिए बहुत बड़ा मंच है। और मैं कह सकता हूं कि आज वो मंच के माध्यम से वो आए हैं। 10 दिसंबर का था, लेकिन 9 दिसंबर का पूरा दिन मेरा उनसे मिलने में गया और 11 दिसंबर का बाकी सभी से मैं मिला। वो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। पधारो हमारे देश। आपने कभी टाटा नैनो की कहानी है, जैसे जब सिंगूर के बाद टाटा ने वहाँ से प्लांट अपना हटाने का फैसला किया तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने एक मैसेज किया, एसएमएस किया और उसके बाद टाटा गुजरात की तरफ मूव हो गया। क्या आप ऐसे किसी उद्योगपति के साथ टेलीफोन पर या मोबाइल पे कम्युनिकेशन में हैं जो बहुत जल्दी बड़ा इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतार दे? देखिए, अब वो पिछली साल जब हमने राइजिंग राजस्थान किया था तो 35 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए थे। अभी हमने 10 दिसंबर को प्रवासी सम्मेलन किया था, उस तक हमारे 8 लाख करोड़ से ज्यादा के हमारे एमओयू धरातल पर उतर गए, यानी कि 20% से भी ऊपर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें हमारे प्रवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। और अब आप देख रहे हैं लगातार उनका जितना हमें सहयोग मिल रहा है। कई हमारे ऐसे उद्योगपति हैं, अब मैं उनका नाम लूं तो निश्चित रूप से वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। और कई ऐसे हैं कि हमारे राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान के अंदर जो संभावनाएं हैं, वो अपने आप में अलग है। ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ काम करना चाहते हैं, लगातार हमारे संपर्क में हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जल्दी वो आएंगे। कई सोलर के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कई अपने कई उद्योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, कई कोई मेडिकल का हब बनाना चाहते हैं, तो कोई मिनरल में आना चाहते हैं। कई तरह के हैं जो लगातार हमारे संपर्क में हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका भी हमें फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने बड़े उद्योगों की बात की, लेकिन मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी एक बहुत अहम सेक्टर है। अब आपने जो बात कही, चुनौती ये है कि धरातल पर उसको लाना। डबल इंजन की सरकार है, अगर बुलेट ट्रेन भी है तो फिर भी मुख्यमंत्री जी, सरकार का जो सिस्टम है वो अपनी तरह से काम करता है। क्या आप उसे बड़ी चुनौती मांगते हैं? करता था, मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, करता था, अब नहीं करता। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि यह आपके पास एक प्रमाण है। आप किसी भी प्रदेश का उठा लीजिए, या मेरे से पहले भी राजस्थान में किए हैं, कितने % धरातल पर आए हैं। ये हमारी नीति और हमारा काम, हमारी मॉनिटरिंग, उसी का परिणाम है। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमने 15 दिन में भी जमीन देकर के काम प्रारंभ कराया है, और हमने 1 महीने के अंदर भी कराया है, और हमने 4 दिन के लिए भी जमीन देकर के उसको काम प्रारंभ किया है। ये बदला हुआ राजस्थान है, ये वो राजस्थान है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ राजस्थान है। इसलिए मैंने नीतियों का जिक्र किया कि अब हम शकल देख करके नहीं, नीति के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए हमारा काम जल्दी हो रहा है।
जब आप सरकार में आए तो पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। पिछली सरकार में 19 एग्जाम हुए और 17 में पेपर लीक हुए। मेरा सवाल ये है कि आपकी सरकार को 2 साल हो गए, पेपर लीक होना बंद हो गए या पेपर लीक की खबर लीक होना बंद हो गई? देखिए, मैं आपसे जो आपने क्वेश्चन किया है, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन कभी कभी मेरे को बड़ा चोट देता था। हमारे सभी लीडर बैठे हुए हैं, सभी हमारे मंत्री, राजेंद्र जी वरिष्ठ लीडर हैं हमारे। कांग्रेस के राज में जब हम देखते थे और युवाओं के जब हम बातें सुनते थे तो हृदय आघात होता था, क्योंकि ये सभी गांव से निकले हुए हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं। गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, किसान की परिभाषा हम जानते हैं। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, कोचिंग कराता है, वहां हॉस्टल में रखता है, मकान दिलवाता है। और ये नहीं किसान का बेटा मेहनत नहीं करती, बेटी मेहनत नहीं करती, वो मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो पिताजी को विश्वास दिलाते थे कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा, बेटी भी दिलाती, बेटा भी दिलाता। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो उनके सपने चूर हो जाते थे। भदौरिया जी, मैं कह सकता हूं उस मार बेटे के या मार बेटी की क्या स्थिति होती होगी। हमने ये कहा कि हम पेपर लीक वालों को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी तरह का पेपर भी लीक नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है, 2 साल में 296 पेपर हमने लिए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और हमने कम से कम 300 लोगों को जेल के सलाखों के अंदर भेजा है। तो सरकार बदलती कैसे बदल गया ये? मैंने पहले कहा आपको, ऐसे काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, मन के अंदर विश्वास चाहिए। हम कैसा देखना चाहते हैं वो चश्मा हमारे पास चाहिए, हम कैसा करना चाहते हैं वो जज्बा हमारे पास चाहिए। मैंने क्वेश्चन किया था एक दिन उन्होंने कि ये हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, गहलोत साहब ने, हमने कहा था कि आपके समय में पेपर लीक हुए थे वही अधिकारी थे और हमारे समय में भी वही अधिकारी हैं। आप जो कह रहे हैं उसका जवाब आपको मिल गया। क्या इसके तार जो है वो राजनेताओं से भी जुड़े हुए थे? देखिए, ये कुछ भी हो सकता था। और मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर ये है तो 19 में से 17 पेपर लीक होना क्या दर्शाता है? ये जनता समझती नहीं है। टेक्निकल गलती 1 में हो सकती है, 2 में हो सकती है, 17 में हो सकती है क्या? कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो थी। लेकिन इसमें कोई भी बड़ा लीडर, अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था तो कोई बड़ा लीडर, छोटा लीडर भी, कोई तो जेल जाना चाहिए था। गए, जिन्होंने आरपीएससी के सदस्य बनाए वो जेल गए हैं। जेल में गए, बाहर नहीं आएंगे, सजा ही मिलेगी, दोषी होंगे साबित। ये आगे कोर्ट का काम है, बाकी जेल गए हैं। और अभी भी विभिन्न पेपरों में देखेंगे, कोई पटवारी में, कोई शिक्षक में, कोई पुलिस में, आज बंद है 300। और अभी कोई बंद नहीं, आगे आगे देखते होता है क्या, अभी कोई बंद थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है अरावलीज। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और ऐसी धारणा है सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में भी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो अरावलीज का संरक्षण नहीं कर रही है, वो अरावलीज को माइनिंग के लिए खोल रही है, खुला दरवाज़ा कर रही है।
और अगर जो ये अरावली श्रृंखला है, ये माइनिंग इसमें अलाउ किया जाएगा तो ना सिर्फ इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, लेकिन जो किले, गढ़, हवेलियां, जो टूरिज्म है, वो भी एक तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या आप इस मंच से क्लियर कर सकते हैं कि हमारा स्टैंड क्या है अरावलीज को लेकर? देखिए, वैसे तो मैंने मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको वो देखना भी चाहिए। एक चैनल जो आपका है उसके माध्यम से 2002 और 2003 में यह परिभाषा किसने इंगित की? 2009 और 2010 में यह परिभाषा किसने इंगित की? किसने लीजें दी? कितनी दी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो वो लोग हैं जो वृक्षों को भी पूजते हैं, पर्वतों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं। और मैं तो गिरिराज धरण गोवर्धन गिरधारी का भक्त हूं। इसलिए मैं ये इशू आया, मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि राजस्थान में अरावली के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनसे जिन्होंने 2002 और 3 में क्या किया, 9 और 10 में क्या किया, अब क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह विषय है। निश्चित रूप से हमारे राजस्थान की जो गाथा रही है, हमारी तो मां अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपने आप को और अपनी बेटियों सहित समर्पित कर दिया। अरावली हमारी धरोहर है, हमारा जीवन है, हमारी सांस है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान में देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि 10 साल पहले किसने नीति बनाई, क्या उस समय कहा गया, अब तो आपकी सरकार है, आम आदमी आपकी तरफ देख रहा है। आम लोग इस इशू पर अब तर्क वितर्क नहीं सुनना चाहते, वो तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये भावनात्मक मुद्दा बन गया है, इमोशनल इशू हो गया है। क्या आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके माध्यम से कह रहा हूं। धरती को माँ कहते हैं हम लोग, अरावली भी माँ के समान है। राजस्थान के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे उत्तर भारत के लिए एक तरह से बड़े बॉल की तरह काम करती है। आप खुद पर्वतराज गिरिराज जी के भक्त हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है वो पिछले कुछ सालों में लगातार जो माइनिंग अरावली की तलहटी में होती रही है, उसने लोगों तक ठेस पहुंचाई है इस मुद्दे की वजह से, और उनको लग रहा है कि अब अरावली पूरी तरह से खुद जाएगा। उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो अलग होता है, लोगों को माफिया का सामना करना पड़ता है, माफिया की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है, वो एक अलग समस्या होती है स्थानीय गांव के लोगों के लिए। देखिए, आप ये सही कह रहे हैं, ये वैसे तो आज़ादी से पहले 1935 से चल रहा है, लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जितनी कार्रवाइयां की हैं और जिस तरह से हम संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि अरावली हमारी सुरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि डेप्यूटी सीएम भी है यहाँ पर, महिला बाल विकास के हैं, और हमारे लिए काफ़ी माता बहनाएं भी हैं, माता और बहनें भी हैं यहाँ पर, एक महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका एक मेन मुद्दा है। दूसरी बात, हमने पहले भी दिया जी से भी चर्चा की थी, राजस्थान में अब तो ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो बाल विवाह का जो चलन है उसको
ख़त्म करने के लिए आप हर तरह से प्रतिबद्ध हैं और उसमें आप कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि ये बिल्कुल ही समाज से ही हट जाए? देखिए, राजस्थान के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर पहले बाल विवाह होते थे, लेकिन राजस्थान में अब इस तरह की कोई बाल विवाह की स्थिति गुंजाइश है नहीं। क्योंकि पहले गांव में दूर दराज में लोग रहते थे, तो उस समय हम सुनते थे कि बाल विवाह हो जाते थे, कई तरह की वो होती थी। लेकिन अभी राजस्थान में ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो राजस्थान में बाल विवाह जैसी प्रथा अब रही नहीं है। और फिर भी हमने हमारे शासन प्रशासन को जब जिस तरह के सहाय आते हैं तो निश्चित रूप से हर साल उनको प्रतिबंधित करते हैं, और अब धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है, इसलिए इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अगर हम ये जानना चाहें कि राजस्थान में 5 कौन से बड़े सेक्टर हैं जहां पर निवेश की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप एक टूरिज्म सेक्टर बता रहे हैं, शेखावटी में हवेली, धौरो, यहाँ पर एक निवेश आ सकता है, बड़े व्यवसायी शेखावटी के लौट के आ सकते हैं तो निवेश होगा। लेकिन कौन से ऐसे सेक्टर हैं? ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर निवेश की अपार संभावना है। आपके मंत्री जी यहाँ पर हीला लाल जी, उनसे भी हमने इस बारे में बात की थी। इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर हैं जो आगे राजस्थान के लिए नई विकास की इबारत लिख सकते हैं? देखिए भदौरिया जी, 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमने मंत्रिमंडल ने हमारे ने बैठ के, हमारे सभी सीनियर लोगों ने बैठ करके एक राजस्थान का नक्शा बनाया था कि राजस्थान के लिए आवश्यक क्या है, राजस्थान के सामने कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हमें लेना चाहिए और राजस्थान को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाना चाहिए। जब हमने संपूर्ण राजस्थान को देखा कि इसमें पहले विषय कौन कौन से हैं, तो हमारे सामने चुनौती थी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इस क्षेत्र में भी है वो थी हमारे पास पानी की, कि पूरे राजस्थान में पानी की कमी थी। तो हमने हमारा विजन पानी को लेकर के हमारा विजन हमने रखा। हमारे पड़ोसी प्रदेशों से 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से हमारे कई डिमांड, हमारे समझौते चल रहे थे, वो नहीं हो पाए थे। सबसे पहले हमने पानी के लिए हमारी जो ERCP योजना, राम जल सेतु योजना है, जो पूर्वी राजस्थान के 17 जिले जिसमें आते हैं, उनके लिए उस योजना को मध्य प्रदेश के साथ, केंद्र सरकार के साथ समझौता करके हमने उसको सबसे पहले धरातल पर उतारने का काम किया। और आपने देखा कि पिछले 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका शिलान्यास भी किया, और आज मैं कह सकता हूं कि 26,000 करोड़ के काम अब उसमें हमने प्रारंभ किए हैं। इसी तरह हमारा ये जो शेखावाटी का क्षेत्र है, यहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, यहां भी रहे, लेकिन वो शेखावाटी के लोगों को सिर्फ सपने दिखाते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं शेखावाटी में बैठ करके कह रहा हूं, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने कहा हमारा शेखावाटी ये वो है, वो मिट्टी है, ये सोना उगलने वाली मिट्टी है। इसके लिए हमने हरियाणा से समझौता किया, केंद्र सरकार हरियाणा और हम बैठे इसमें, उसका MOU हमने किया और अभी उसकी DPR बन रही है। और आप देख रहे हैं 3 दिन पहले ही उस DPR को क्लियर भी किया है, दोनों राज्य मिलकर के कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे शेखावाटी को भी यमुना का पानी मिलेगा, इसके लिए हमने काम किया है। लेकिन इसकी कोई डेडलाइन दे पाएंगे आप? क्योंकि आपने रिवर लिंकिंग भी की है और मध्य प्रदेश के साथ भी वो चल रहा हुआ है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई डेडलाइन नहीं है कि यमुना का पानी आखिर कब तक पहुंच जाएगा शेखावटी में, देखिए ऐसे इलाकों में पानी की आवश्यकता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, डेडलाइन वाली बात आप जो कह रहे हैं, ये छोटी स्कीम नहीं है, बड़ी स्कीम है। इसकी DPR भी बनती है, DPR बन करके उस पर
केंद्र राज्य से मंजूरी भी होती है, और ये पानी हमारा भाखड़ा से और यमुना से आता है, तो उस पर हमारी कई प्रदेशों की सहमति भी होती है, कई डिपार्टमेंट भी उसमें काम करते हैं। तो लगातार हमारा काम प्रोग्रेस पर है, और हमारी जिस दिन हमारा ये शिलान्यास, आने वाले कुछ समय में हमारा शिलान्यास हो जाएगा, और पाइपलाइन जिस दिन डल जाएगी उसी दिन पानी आ जाएगा। उसमें ये मैं आपसे कह सकता हूं कि उसमें हमने जो लास्ट में एमओयू किया और हमारी डीपीआर बन रही है, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी जनवरी के महीने में, दिसंबर में होनी थी, लेकिन जनवरी के महीने में फिर भी हमारी मीटिंग होगी, उसमें हमारा निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा और हमारा काम आगे प्रारंभ इसमें होगा। जी, एक सवाल राजनीतिक पृष्ठभूमि से ले लेते हैं। आपकी पार्टी को नए अध्यक्ष मिले हैं, केंद्र में पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, राज्य में पहले ही पीढ़ी परिवर्तन हो चुका था। भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे आए, वसुंधरा राजे के बाद आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। नए अध्यक्ष बहुत युवा अध्यक्ष हैं, 45 साल आयु है, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष सबसे कम उम्र के हैं। ये पीढ़ी परिवर्तन क्या जो बड़ी उम्र के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच एक ये भावना नहीं पैदा करता कि अब उनका भविष्य संकट में है? देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वो विचार को लेकर के चलती है, विजन को लेकर के चलती है, संस्कार को लेकर के चलती है। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ के नाम से पौधा लगा था, आजादी के तुरंत बाद। और वो राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। वहां से लेकर के मैं यहां तक आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ के समय हमारे उन पूर्वजों ने जिस तरह से मेहनत की, फिर वो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को उसका भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया। लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है। दूसरा राजनीतिक ये दल वो था जो बड़ा था, लेकिन धीरे 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 सुकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हम कहते हैं युवा के कंधों पर बुजुर्गों का आशीर्वाद। और आप देख रहे हैं कि नेतृत्व की जो काम करने वाला होता है, मेहनत करने वाला होता है, दिशा की ओर चलने वाला होता है, ऐसे कार्यकर्ताओं पर उनकी नजर होती है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे साथी भाई नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उनके साथ मुझे काम करने का कई प्रदेशों में मौका मिला है। बहुत ही डेडिकेट, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी जन जी के हाथों में अब नेतृत्व दे दिया है। देखिए, ये दायित्व है। हम इसको ये नहीं कहते, हम दायित्व कहते हैं। और आप ये कहो तो भारतीय जनता पार्टी में मंडल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं। जिनको दायित्व देते हैं और वो अपने दायित्व को पूरा करते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं।
मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से जो सोच हमारे जो स्थापना करने वालों ने जो जिस विचार को लेकर के हम चले थे, हमारे उस विचार को बढ़ाने का काम हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। और आप अगर देखेंगे, ये देखेंगे तो आपको लगेगा ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, ये जातिवादी वाली पार्टी नहीं है, ये वंशवाद वाली पार्टी नहीं है। ये समग्र पूरे देश को, देश के हर कोने से, आप अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखेंगे तो वो प्रदेश भी नहीं मिल पाएगा, कौन से प्रदेश के हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। ये तो बहुत पार्टी हैं देश के अंदर जो आप पहले से अंदाज लगा दोगे कि इसका अध्यक्ष कौन बनने वाला है। हमारे यहाँ नहीं लगता है। हमारे यहाँ जो काम करने वाला होता है, कर्मठ होता है, और समग्र रूप से जो नेतृत्व विचार करता है, हमारे यहाँ वही होता है। इसलिए ये और दलों से अलग है। सर, आप भी उसका एक उदाहरण है। सर बिल्कुल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आपका एनडीटीवी के राइजिंग राजस्थान के लिए समय निकालने के लिए। तो लंबा इंतजार था मुख्यमंत्री का, लेकिन मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब उन्होंने बहुत गहराई से तसल्ली के साथ दिए हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर संतोष कुमार जी को। और एक छोटा सा भेंट हमने आपके लिए तैयार किया। तो सर 2 मिनट का समय आपका और लेंगे। आप संतोष जी को हम बुला रहे हैं, सीनियर मैनेजिंग एडिटर। संतोष जी आप आएँ। दरअसल मंडावा में हुए इस कार्यक्रम की कुछ स्मृतियां हैं जो कि हम आपको भेंट करना चाहते हैं। ये श्री रघुनाथ जी की पेंटिंग है जो कि एक मंडावा के लोकल आर्टिस्ट सुरेश और उनकी पूरी टीम ने तैयार की है। और ये शेखावटी की माटी को सभ्यता में संजोए हुए एक तस्वीर है, एक स्मृति चिन्ह है जो हमेशा इस कार्यक्रम के बारे में याद दिलाएगी।